Hi, good morning to all my medical aspirants. Okay, so today I am going to start chemistry classes, especially for inorganic. Due to one of the student who commented on the video, yeah, I don't know he or she, but that is a guy. I think he also messaged me कि मैम आप try मतलब आप एक बार करके देखो. So okay, let's start. It will work out if I will be grateful अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो of course why shouldn't I try, because मेरी केमिस्ट्री ये बुरी नहीं थी. आई यूज़ टू टीच समवेयर, बट हाँ ठीक है, लेट्स सी, देखती हूँ. ओके, सो देखो अब इनऑर्गेनिक में आप लोगों को बेटा जो पढ़ना है टोटल 5 यूनिट्स है आपके. देखो उस बच्चे ने मुझे 2 ही बताया था, बट नहीं, टोटल आपके 5 है. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ है, फिर आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, फिर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक पढ़नी है, एंड देन एक रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी आपके इनऑर्गेनिक में ही शो करती है. तो डैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. और नहीं तो मैं रेडॉक्स को अगर फिजिकल में भी छोड़ देती हूँ तो ठीक है, लेट्स सी. लेकिन वो आपके नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग डैट इज़ इन इनऑर्गेनिक, वो इनऑर्गेनिक में ही है. जो मैंने चेक किया मुझे यही पता चला. मे बी आई कैन बी रॉन्ग, आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मे बी आपको ज़्यादा अच्छे से पता हो, बट हाँ जो मैंने चेक किया मुझे बेटा यही पता है कि टोटल 5 यूनिट्स आर देयर इन योर इनऑर्गेनिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़. देखो सबसे पहले इस चैप्टर से ही हमें समझना चाहिए कि इसमें हम पढ़ने किसके बारे में हैं. दैट मीन्स कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हाउ वी गेट टू डिस्कवर दिस एलिमेंट्स, मतलब ये एलिमेंट्स हमें मिले कैसे, एंड देन फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर उसे हम लैब में टेस्ट करते हैं तो वो कैसे काम करता है, अगर सिर्फ वो हमारे सॉइल में भी अगर प्रेजेंट है या फिर अर्थ क्रस्ट में अगर वो प्रेजेंट है, देन हाउ द प्रॉपर्टीज़ दैट इट विल शो कि वो नेचर में कैसे पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, गैशियस स्टेट में होती है. तो यही सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं. सो लेट्स, अब देखो जो आपके ये आपके दिए थे ग्लेन टी सीबॉर्ग ने एक कोड दिया है. लेट्स स्टडी दिस. जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, ये अगर देखा जाए तो इज़ आर्ग्यूबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारी केमिस्ट्री की ये पार्ट है. मतलब हाँ ऑफकोर्स पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फिजिकल भी बनाने जा रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आपके क्या होंगे, एलिमेंट्स ही आते हैं. उसी एलिमेंट्स के कभी एटमिक मास आ रहे हैं, कभी एटमिक वेट आ रहे हैं, एटमिक नंबर आ रहे हैं. हाँ एटमिक मास और वेट, अब इस पर मुझसे कोई डिस्कशन नहीं करेगा. सो लेट्स बैक टू दिस. तो उसके साथ आपकी प्रिंसिपल एंड उसके प्रैक्टिस की भी बात करें तो दोनों में ही ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसका ये हमारी क्या है, तो एवरी डे सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स इवन बीइंग अ फिजियो मैं बता रही हूँ, दिस इज़ अ थिंग, मतलब थोड़ा बहुत तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है. जब हमारी फार्मा सब्जेक्ट होती है तो इन डैट केसेस, जब हम बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है. तो बहुत बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है अगर जिनकी केमिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट मेरी ठीक थी तो मेरे मार्क्स भी ऑल लुकिंग गुड थे, सही थे वो. तो ये आपके सजेस्ट करते हैं जो भी आपके एवेन्यूज़ होते हैं, या फिर किसी रिसर्च में भी अगर आप जाते हो एक प्रोफेशनल्स के लिए, साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं, हाँ सर ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरी होल ऑफ केमिस्ट्री में भी इसका बहुत ही बड़ा एक रोल होता है पीरियोडिक टेबल का. उसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेट करती है जो भी फैक्ट है आपके केमिकल एलिमेंट्स के, और ना ही कोई रैंडम क्लस्टर के बारे में नहीं बताती है, बट एक पूरे ट्रेंड्स को बताती है जो कि एक फैमिली में रहते हैं तो वो कैसा शो करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि जो फैमिली में लाइक इसमें आप कैसे पढ़ते हो, अगर कभी किसी ने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ऑफ कोर्स, आपका नीट का एग्जाम होने वाला है, ऑफ कोर्स यू हैव रेड इट, बट अब ये रिवीजन टाइम है. तो क्या होती है, सब एक फैमिलीज़ में होता है और सबका प्रॉपर्टीज़ हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है. लाइक यू आर इन द फैमिली, आप अगर एक फैमिली में हो, मतलब आपकी जो फैमिली है, तो आप काफ़ी ज़्यादा उनके फेशियल फीचर्स से आप रिजेंबल करते हो, आपकी कुछ हैबिट्स मैच कर दी होंगी. सो दैट इज़ द फैमिली थिंग. तो ये पीरियोडिक टेबल से हम ये चीज़ समझते हैं. साथ ही साथ एक अवेयरनेस भी क्रिएट हुई हमारे पीरियोडिक टेबल की वजह से कि हमारे जो भी विशेज़ है किस चीज़ को डिस्टैंगल करना, मतलब कि किसी उलझन को सुलझाना, लाइक जो वर्ड, और कैसे हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ही हमारी केमिस्ट्री के और केमिकल एलिमेंट्स. अगर देखा जाए तो आपके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स तो ये तो बायोलॉजी की भी है, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी इसी एलिमेंट से बने हुए हैं. क्या हम इससे अलग बने हैं? ऑफ कोर्स नहीं. तो दीज ऑल आर रिलेटेड टू अस. तो इस यूनिट में बेटा हम देखेंगे कि कैसे एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई आपकी पीरियोडिक टेबल की, जो कि आज के टाइम पे, और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है. साथ ही साथ हम और भी इसमें जानेंगे कि जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है इसमें एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है एटम्स की, हम ये जो लिखते हैं व्हाट वाज दैट. तो फाइनली हम देखते हैं कि कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स जो होते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के बारे में. ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ आपकी ऑब्जेक्टिव यही है कि इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाओगे, व्हाट विल. अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, डैट मीन्स कि आपने सही से नहीं पढ़ा है. सो यू हैव टू डू इट राइट.
सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना किसी भी कॉन्सेप्ट को, जो कि एक एलिमेंट्स को ग्रुप करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो आप एक पीरियोडिक टेबल को डेवलप करना सीख जाओगे। दूसरी, पीरियोडिक लॉज को समझ जाओगे। थर्ड थिंग कि एटमिक नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, सबका एटमिक नंबर क्यों अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस बेसिस पे है आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आपके जेड है मोर देन 100 अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, ये समझोगे कि ये क्या चीज़ है, अभी तक शायद बहुत बचे नहीं है। क्लासीफाई करना एलिमेंट्स को S, P, D और F ब्लॉक्स में, और साथ ही साथ उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। उसके बाद रिकग्नाइज करना आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में, तो इस चीज़ों को भी आप समझोगे। आफ्टर दैट व्हाट यू विल ऑल लर्न, तो कंपेयर करोगे आप रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को और को रिलेट करोगे इसके अकरेंस जो भी इसके नेचर में होती है इसके लिए। फिर एक्सप्लेन करोगे जो भी रिलेशनशिप होती है आयनाइजेशन, एंथैल्पी एंड मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब जो भी आपके एलिमेंट्स हैं। और अगर फैमिली की बात करूँ मैं, तो उसमें आयनाइजेशन, एंथैल्पी का कैसे हम रिलेशन को समझेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर को कैसे समझेंगे। उसके अलावा यूज़ करोगे एक साइंटिफिक वोकैब जो कि अप्रोप्रिएटली यूज़ करोगे, किस लिए, तो कम्युनिकेट करने को। जो भी आइडियाज़ क्या होंगी, रिलेट होंगी कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, जैसे कि एटमिक आयनिक रेडिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंस ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके बारे में आप ये जब चैप्टर जब आप ये खत्म कर लोगे, सो यू विल गेट थ्रू ऑल दिस। और इस पे ही आप देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसी पे बनते हैं, है ना, इस पे बनते हैं, थोड़ा सा SP, D, F ब्लॉक पे भी बनते हैं, तो और पीरियोडिक लॉ पे भी बेसिक कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये सब थोड़े आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है आयनाइजेशन थिंग है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि ऑलरेडी वी नो डैट कि जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होती है, हमारी बेसिक यूनिट होती है जितने भी टाइप्स ऑफ मेटर्स होते हैं हमारे। तो 1800 में हमारे पास सिर्फ क्या थे, 31 एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे। बट बाय द एंड ऑफ 1865 जो हमारे नंबर ऑफ जो आइडेंटिफाइड एलिमेंट थे वो और भी ज़्यादा हो गए, मतलब दे गॉट डबल्ड। तब कितना हो गया, 63। मतलब 1800 तक हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे, बट टिल द टाइम ऑफ 1865 दे ऑल गॉट डबल 63। और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने एलिमेंट्स नोन है, 114, बट आई नो 118। लेट्स सी, तो ये मैं क्लियर कर दूँगी क्योंकि मुझे 118 याद है। तो रिसेंटली डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है क्या है, हमारे मैन मेड भी है। और एफर्ट्स इसको सिंथेसाइज करने के लिए जो भी न्यू एलिमेंट्स है वो और भी ज़्यादा कंटिन्यू है कि हम और न्यू एलिमेंट्स को खोज करें टू गेट समथिंग न्यू, इस पर रिसर्चेज होती है। तो इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बहुत डिफिकल्ट था कि स्टडी करना एक एक करके इंडिविजुअली केमिस्ट्री में इतने सारे एलिमेंट्स को। तो क्योंकि इसमें हमारे इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ कंपाउंड्स भी इनके बनते हैं इंडिविजुअली, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक सिस्टमैटिक वे को देखा कि कैसे हम इसको ऑर्गेनाइज कर सके ताकि हम अपने नॉलेज को बढ़ा पाए इस एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्या करें, इसे रेशनलाइज कर ले जो भी केमिकल फैक्ट्स के बेस पे अबाउट एलिमेंट, बट साथ ही हम क्या करें, जो न्यू वंस होने वाले, जो फर्दर स्टडी मतलब फर्दर फ्यूचर्स की भी प्रोडिक्शंस करें कि आगे चल करके इसमें क्या ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन। तो फर्दर स्टडी के लिए भी ये ज़रूरी था, इसलिए क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई की गई। आई थिंक यू हैव मस्ट हैव नोन योर आंसर कि एलिमेंट्स को क्यों क्लासीफाई की गई, दैट वाज द रीज़न। अब देखते हैं, अब देखो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कैसे बना। जेनेसिस मतलब वही सिंथेसिस इसकी कैसे हुई, कैसे कैसे बना, कौन से फेल हुए, फिर लास्टली इसको कौन से एक्सेप्ट हो पाए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है हमारे ग्रुप्स और और डेवलपमेंट पीरियोडिक लॉ की और पीरियोडिक टेबल की, ये एक सिस्टमैटिक और नॉलेज गेन्ड है एक नंबर ऑफ साइंटिस्ट से जिनमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा इन्होंने किया। जैसे कि एक सबसे पहला दिखाया गया है, एक जर्मन केमिस्ट थे, दैट इज जॉन डोबनेरियर का ट्रायड्स पता होगा, जो कि अर्ली 1800 में ये फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एक आइडिया लेकर आए थे कि एक ट्रेंड्स होती है, मतलब एलिमेंट्स में क्या होंगी, एक ट्रेंड शो करेगी, मतलब सेम तरह की प्रॉपर्टीज दिखाएंगी। तो उसको हम एक साथ रख सकते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना ईजी होगा। वी कांट फॉरगेट, क्योंकि हम इंडिविजुअली अगर एक एक आपके एलिमेंट्स को अगर हम स्टडी करें, डैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय चला जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को डेवलप किया एलिमेंट्स में। बाय 1829 उन्होंने कुछ सिमिलैरिटी को देखा, किसके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, मतलब इन्होंने पेयरिंग करके देखी जो 3 एलिमेंट्स को, तो उसको क्या दिया गया, नेम ट्राइड्स। तो ट्राइड्स इज गिवन बाय हुम, जॉन डोबनेरियर, जो कि 1800 में दी गई थी। हर केस में इन्होंने क्या देखा कि जो मिडिल एलिमेंट है जो ईच ट्राइड का, उसका जो एटमिक वेट है और वो क्या है, अबाउट हाफ है बिटवीन हमारे एटमिक वेट्स ऑफ द अदर 2,
मतलब इन दोनों को मिला करके जो हाफ होगी उसका एटॉमिक वेट क्या है, मिडिल टर्म का है। तो देख लेते हैं क्या कितनी बात इनकी बात में कितनी सच्चाई थी। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज़ की भी बात करें तो जो मिडिल एलिमेंट थे वो इनके प्रॉपर्टीज़ के बीच में ही थे, जो दूसरे मेंबर्स थे। तो डोमिनेरियर्स जो हमारे पीरियोडिक रिकरेंस को प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने बताए। बाद बाकी इनको बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन नहीं मिली, क्योंकि उस टाइम पे ही हमारे जो इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, जो कि 1865 में इन्होंने प्रोपाउंड किया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब कुछ ही साल इनका ये चला, उसके बाद फिर एक न्यू लॉ आ गई, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो डोमिनेरियर के ट्राइड्स को पहले समझ लेते हैं, फिर ऑक्टेव से पहुंचेंगे। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना 7। सोडियम पोटेशियम, हाँ तो पोटेशियम का कितना 39, 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा 46, 46 का हाफ करो कितना आएगा 23, तो डेट इज इक्वल टू सोडियम। वैसे ही कैल्शियम और बेरियम, हाँ कैल्शियम और बेरियम दोनों को जोड़ दोगे तो किसका एटॉमिक वेट आ जाएगा आपका बेटा, स्ट्रॉन्शियम का। फिर क्लोरीन और आयोडीन को जोड़ दोगे तो किसका आ जाएगा, ब्रोमीन का आ जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी क्या ट्राइड्स को बताया, बोला कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट इन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला। फिर फर्दर साइंटिस्ट आते हैं, डैट इज जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जितने भी एलिमेंट होते हैं 8 एलिमेंट, उनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। और इन्होंने रिलेशनशिप बताया कि जो भी हमारे लाइक एवरी 8th तो रिजेंबल करती है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक की तरह, जैसे वो सा रे गा मा पा, इस तरीके से इन्होंने इसको लाइक बताया। तो लाइक म्यूजिक वाले ऑक्टेव्स की तरह ये मैच करती है। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये थोड़ा सा सही माना गया, क्योंकि फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक इसको सही माना गया। जो इनका आइडिया था ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया गया उस टाइम पे, बट इनके वर्क को बाद में चल करके अवार्ड दिया गया बाय डेवी मेडल इन 1887 बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो इनके काम को फिर पहचाना गया। देखो हर किसी भी इंसान ने शुरू की है, इट इज़ देयर लाइफ, जिसने भी शुरू किया उसके 20-30 साल गए हैं इसमें। सो अगर कोई आपके सामने हो, कोई रिसर्च कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, यू शुड रिस्पेक्ट दैट। जिस भी चीज़ पे कर रहा हो, इट्स नॉट एन मैटर, बट ऑफ कोर्स दे आर गिविंग देयर लाइफ टू इट, है ना। तो वो कुछ करके जाने वाले, देखो वो उस टाइम तो कर दिए, नाउ यू आर स्टडिंग अबाउट इट, मे बी आई विल डू समथिंग एंड शायद हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में उसकी कोई कदर नहीं हो, कोई वैल्यू नहीं करे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स स्टिल गोइंग ऑन, बट मे बी इट कुड बी वर्क इन फ्यूचर, कर सकता है ना फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, तो जब फ्यूचर प्रेडिक्शंस है तो दैट विल वर्क इन फ्यूचर। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस, ठीक है। किसी भी मतलब मेडिकल में आओ तो अब भी पेशेंस चाहिए, मेडिकल में तो चाहिए ही चाहिए बेटा, पेशेंस तो पूरा भर के लेके आना। पेशेंस का मतलब पूरा मान लो कि जितना आपके पास बैग्स जो भी चीज़ है बेटा, बस पेशेंस लेकर आना, और बाद बाकी तो पढ़ ही लोगे, बस पेशेंस होना चाहिए। अब देखो जो पीरियोडिक लॉ होती है आपकी, जैसे कि हम इसे जानते हैं कि ये हमारे डेवलपमेंट में किस में है आपके, टू द रशियन केमिस्ट जो कि डिमित्री मेंडेलेव। फिर उन्होंने यहाँ से एक और लॉ दिया 1834 टू 1907 थी, एंड एक जर्मन केमिस्ट लॉथर मेयर ने भी एक रिलेशनशिप इन्होंने रेफर किया किसको, लॉ ऑफ ट्राइड्स को बताया। और ये था कि कुछ फ्यू एलिमेंट्स के लिए ये काम कर रहा था, बट डिस्टिंक्ट एज अ कोइंसिडेंस, फिर ये थोड़ा सा फेल हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे रिपोर्ट किए गए, क्लासीफाई किए गए एलिमेंट्स को किसके द्वारा, तो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट AEB डी कॉनकोर्टस इन 1862, इन्होंने भी अरेंज किया कुछ हमारे उस टाइम पे नॉन एलिमेंट थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के फॉर्म में, और एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाया एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हुए, और ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया। दोनों ही केमिस्ट 1869 में प्रपोज करते हैं एक अरेंजिंग एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए उसके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपके एटॉमिक वेट जो है वो इंक्रीज करे थे उसका। और सिमिलरली आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी रेगुलर इंटरवल्स में देखने को मिल रहे थे। फिर लॉथर मेयर जो थे इन्होंने प्लॉट किया किसको, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम को बताया, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट, और साथ में इन्होंने क्या ऑब्टेन की, एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न, ठीक है। तो चलिए थोड़ा न्यूलैंड ऑक्टेव्स को समझे। अब देखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3 3 6 7, ये 8वां। मतलब जो फर्स्ट वाला है वो किससे रिजेंबल करेगा, 8 वाले से,
है ना। तो जो सेकंड, ये भी अगर मान लेते हैं इसको फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट है, तो ये किससे, अपने एट्थ वाले से रिजेंबल करेगा। अगर ये फर्स्ट है तो ये भी अपने एट्थ वाले से रिजेंबल करेगा। दिस वाज द फर्स्ट वन, ये भी अपने एट्थ वाले से रिजेंबल करेगा, वैसे ही ये भी अपने एट्थ वाले से। तो बस ये यहाँ कहाँ तक गई हमारी, कैल्शियम तक गई, और तब तक एटॉमिक वेट पता चल चुका था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी ना डोबिनेरियन, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, तो कोई बात नहीं, गो थ्रू एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी के थ्रू बहुत काम आता है, मैं सच बता रही हूँ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बच्चे ने अगर एनसीईआरटी मन से पढ़ी है और क्वेश्चंस लगाया ना, बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। हाँ, फिजिकल के लिए भी एनसीईआरटी इनफ है, केमिस्ट्री के लिए भी मैं एनसीईआरटी को इनफ मानती हूँ, फिजिक्स के लिए एक नहीं मानती हूँ, बात बाकी मैं बायो और केमिस्ट्री दोनों के लिए मानती हूँ। ठीक है, 1000 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक को 1000 बार पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखो जो न्यूलैंड्स, जो हमारे लॉथर मेयर जो है, ये देखते हैं कि एक चेंज होती है एक लेंथ में आपके रिपीटिंग पैटर्न में, और बाय 1868 जो हमारे लॉथर मेयर थे, उन्होंने डेवलप किया एक टेबल आपके एलिमेंट के, जो कि क्लोजली रिजेंबल कर रही थी किससे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप इससे आपको ये पता चलेगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आपकी, उसको वो किससे रिजेंबल कर रही थी, क्योंकि किसके प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से वो रिजेंबल कर रही थी, तो डैट इज़ लॉथर मेयर से। तो ये जो वर्क था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पब्लिश हो पाया, अनटिल जब हमारी दिमृति मेंडलीव का वर्क पब्लिश हुआ। तो फिर जो साइंटिस्ट थे जनरली इनको क्रेडिट मिल जाता है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में। और जो डोबिनेरियन ने जिन्होंने स्टार्ट किया था स्टडी ऑफ पीरियोडिक रिलेशनशिप, वो क्या थी, इट वाज बिलीव कि हमारे जो मेंडल थे वो रिस्पॉन्सिबल थे पब्लिश करने के लिए पीरियोडिक लॉ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। ये किसका कहना था, आपके मेंडलीव का कहना था, इसलिए उन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन दी थी वो किसके अकॉर्डिंग दी थी, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग दी थी। अभी तक एटॉमिक नंबर कहीं पे भी नहीं आया है। तो मेंडलीव ने अरेंज कर लिया एलिमेंट्स को एक हॉरिजॉन्टल रॉज और वर्टिकल कॉलम। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल रॉज समझ जाओ और वर्टिकल कॉलम्स, दिस इज योर वर्टिकल कॉलम, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, तब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को ऐसे रखा कि इनके एलिमेंट्स जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई करें एक वर्टिकल कॉलम, और जिसको हम लोगों ने क्या बोला, ग्रुप बोला, इस तरीके से। तो मेंडलीव्स का जो सिस्टम था क्लासिफाइंग एलिमेंट्स का, वो ज़्यादा इलेबोरेट था एज कंपेयर टू लोथर मेयर्स। तो इनको अच्छे तरीके, क्योंकि यहाँ पे देखो लोथर मेयर का यहाँ पे कहीं भी दिया है, टेबल नहीं दिया है, क्योंकि मेंडलीव का वर्क ज़्यादा अच्छा था। तो आपके एनसीईआरटी में आता है कि आप मेंडलीव के वर्क को समझो और उनको पढ़ लो। ठीक है, तो फिर इनको ये फुली रिकॉग्नाइज किया जो भी सिग्निफिकेंस है आपकी पीरियोडिसिटी को, और इसको ब्रॉडर रेंज में भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे इसे क्लासीफाई की एलिमेंट्स को। फिर पर्टिकुलरली मेंडल ने क्या किया, रिलाई किया कुछ सिमिलैरिटीज़ पे और उसके इम्पेरिकल फार्मूलाज और कुछ प्रॉपर्टीज़ थे आपके कंपाउंड्स के जो कि एलिमेंट्स के द्वारा बनते हैं। फिर ये रियलाइज़ किया कि कुछ हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो फिट नहीं कर पा रहे थे उस स्कीम में, आपके किसके क्लासिफिकेशन के लिए। आपके इन ऑर्डर देखा जाए तो एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली ये फॉलो नहीं करा, इन्होंने इग्नोर कर दिया था किसको, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट को, ये सोच करके कि जो एटॉमिक मेजरमेंट्स हैं वो हो सकते हैं कि वो इनकरेक्ट भी होंगे, और उन्होंने प्लेस कर दिया एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को, साथ में एटॉमिक वेट को उन्होंने इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि आयोडीन है, लोअर एटॉमिक वेट है एज कम्पेयर टू किससे, टेलुरियम, मतलब ग्रुप 4 से, इसको किस में प्लेस कर दिया गया, इन ग्रुप 7 अलॉन्ग विथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बिकॉज ऑफ सिमिलर इन प्रॉपर्टीज़, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कैसी थी, सिमिलर थी, इसलिए ब्रोमीन आयोडीन को उसमें प्लेस कर दिया। सेम उसी टाइम पे आपकी प्राइमरी एम इनका यही था कि अरेंज करना एलिमेंट्स को एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक सेम ग्रुप में, क्योंकि वो प्रपोज करना चाहते थे कुछ जो एलिमेंट्स है वो अभी भी स्टिल क्या है, अनडिस्कवर्ड है, तो यहाँ पे कुछ सेवरल गैप्स रह ही जाएंगे टेबल पे। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ, जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम, उस टाइम पे हमारे जब मेंडलीव ने टेबल को पब्लिश किया था पीरियोडिक टेबल को, तो वो अननोन थे, उस टाइम तक हमारे गैलियम और जर्मेनियम का खोज नहीं हुआ था। तो इन्होंने गैप छोड़ दिया था किसके अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, और एक गैप छोड़ा था अंडर सिलिकॉन, और इस एलिमेंट्स को इन्होंने नाम दे दिया था कि कुछ वैसा कुछ होगा, डैट इज ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। ठीक है, तो मेंडलीव जो थे प्रिडिक्ट नहीं किए थे कि सिर्फ एग्जिस्टेंस होगी गैलियम एंड जर्मेनियम का, बट उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि कुछ और भी आपके जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, और ये एलिमेंट्स जो होंगे वो बाद में डिस्कवर हो जाएंगे। कुछ आपके जो प्रॉपर्टीज़ है उनको प्रिडिक्ट किया मेंडलीव ने इस एलिमेंट्स को, एंड देन वो उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट को ये लिस्ट किया, जैसे कि ये टेबल 3.3 में आपको दिखाया गया है। अब देखो, एक एल्यूमिनियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलियम बोलते हैं, और एक का सिलिकॉन दैट इज कॉल्ड जर्मेनियम। प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक वेट इन्होंने तो प्रेडिक्ट किया था 68, मिला कितना 70।
सिलिकॉन का इन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया था कि 72 में होगा, और देखो कितना मिला 72.6, मतलब उनका प्रेडिक्शन क्या हुआ, सही हुआ। दैट्स वाई उसके बारे में दिया हुआ है। बट जैसे लोथर मेयर होंगे और भी अदर साइंटिस्ट आए हैं, बट उनका प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा हद तक सही नहीं हुआ। दैट्स वाई उनकी बस नेम को मेंशन किया गया है, नॉट देयर वर्क। डेंसिटी की बात करूँ तो देखो 5.9 इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि एक एल्यूमिनियम करके कोई एक और भी अदर एलिमेंट होगी, एंड दैट इज़ गैलियम, जो कि इतनी है। फिर देखो ये भी है, मेल्टिंग पॉइंट इन्होंने बताया था लो होगी, जो कि इतनी है। हाई बताया था, इतनी है। फिर फॉर्मूला बताया था कि बनेगी क्या, तो एलिमेंट रहेगी और ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंबाइन करेंगे, देखो एग्जैक्ट बनी, है ना। वैसे ही सिलिकॉन कैसे बनेगी, तो एलिमेंट रहेगी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी, तो देखो GeO2 बनेगी। वैसे ही फॉर्मूला आपकी क्लोराइड, तो एलिमेंट रहेगी और क्लोरीन के साथ इस तरीके से ये रिएक्शन शो करेगी। तो इनका जो प्रेडिक्शन था डैट वाज क्वाइट सिमिलर, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे बोल्डनेस जो थी ना मेंडलीव्स की, ये इनकी क्वांटिटिव प्रेडिक्शंस, मतलब इन्होंने जो क्वांटिटी को जो प्रेडिक्ट किया था डैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। एंड इनके इवेंचुअल सक्सेस होने का भी रीज़न यही था, जो इनकी क्वांटिटिव प्रेडिक्शंस थे। तो रिसर्च का ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और जिसकी वजह से ये अपने पीरियोडिक टेबल की वजह से ये फेमस हुए, मतलब इनका पीरियोडिक टेबल इस वजह से फेमस हुआ। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल 1905 में पब्लिश भी हुआ, जो कि हमारी शो किया गया है 3.1। ये तो नहीं है फिगर शोन इन फिगर, 3.1 कहाँ है, अच्छा हेयर इज़ द फिगर, ओके दिस इज़ द फिगर। मैं इसको रोटेट कैसे करूँ, हाउ टू रोटेट दिस, ऐसे रोटेट नहीं होता है ये, ओह नहीं होता है, ऐसे कैसे पढ़ाऊँगी फिर मैं, कैसे रोटेट होता है। लेट मी रोटेट माई कैमरा भी, अगर मैं रोटेट कर दूँ तो स्क्रीन तो ऐसे ही रिकॉर्ड हो रही है। चलो ठीक है, ऐसे ही देख लो बेटा, पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा। अब देखो सीरीज़ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ऐसे इन्होंने सीरीज़ दे दिया था। हीलियम को रखा, है ना, देखो सबसे पहले स्पेस इन्होंने खाली छोड़ दिया था 0 में, फिर हाइड्रोजन, फिर कुछ खाली छोड़ करके फिर स्पेस यहाँ पे ब्लैंक थे, देन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अब देखो सबका इन्होंने क्या लिखा है, एटॉमिक वेट है। इसी तरीके से इन्होंने पूरे इतने एलिमेंट्स को, तो देख लेना इन्होंने कौन कौन से क्लासीफाई किए थे और किसके लिए स्पेस इन्होंने छोड़ दिया था। सो गो थ्रू दिस डायग्राम, एक बार इस डायग्राम को ज़रूर देख लेना बेटा, नीट में पूछ लिया जाता है कि कौन से एलिमेंट्स थे जो आपके किसने नहीं बताए थे, न्यूलर्न्स में नहीं लिखे थे, तो एक बार देख लोगे तो पता तो रहेगा कि हाँ कौन कौन से बताया था उन्होंने, ठीक है। अब आते हैं, आपका तो वो तो हो गया, आपके क्या हो गए प्रिमिटिव टाइप के पीरियोडिक टेबल। अब आती हूँ मैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपके माइंड में अभी भी होगा, आपने थोड़ा बहुत 10th में भी देखा ही होगा, तो जब मेंडलीव ने डेवलप किया किसको, अपने पीरियोडिक टेबल को, तो केमिस्ट को उस टाइम पे कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के, मतलब उन्होंने एटमिक वेट के फॉर्म पे तो बता दिया कि ऐसा एलिमेंट है, इसका इतना वेट होता है इस एटम का, लेकिन एटम के अंदर भी क्या, व्हाट इज इनसाइड द एटम, तो इसके बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जो बिगिनिंग थी आपकी 20th सेंचुरी में, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड, मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिखती है हमारे थ्योरीज किसके बारे में, तो सब एटमिक पार्टिकल्स के बारे में। किस ईयर में, इन 1930, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे हेनरी मॉजले ने देखा कि एक रेगुलरिटीज़ है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर एक्सरे जो स्पेक्ट्रा एलिमेंट्स को जो हम देखते हैं तो उसमें, तो एक प्लॉट देखा है इन्होंने, जो हमारी वेलोसिटी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इमिटेड, जब एक्सरेज से क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो लाइट इमिट हो रही है उसमें देखा, तो एटमिक नंबर के अगेंस्ट जेड, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी और उसको वो प्लॉट नहीं कर पा रहे थे वर्सेज एटमिक मास। तो मतलब जैसे कि अब देखो उनको जो दिख रहा था लाइट, वो किसके बेस पे दिख रहा था, डैट वाज बेस्ड ऑन एटमिक नंबर, बट वो जब ग्राफ को ड्रॉ करना चाह रहे थे किसके बेस पे, एटमिक मास पे, तो वो उस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। तो फिर यहाँ से ये पता चला कि जो एटमिक नंबर होती है ये क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की एज कंपेयर टू हमारी एटमिक मास। तो अभी तक बच्चे सारे के सारे क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे एटमिक नंबर, लेकिन क्यों याद कर रहे थे, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट, इसके पीछे की कहानी क्या थी, इसके पीछे की बेटी कहानी ये थी आपकी, जो मॉजले सर, जो हेनरी मॉजले सर जो थे, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट, इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जिनमें इन्होंने देखा कि एक एक्सरे स्पेक्ट्रा को, जब एलिमेंट्स को ये देख रहे हैं और जब वो ग्राफ मतलब डिनोट करने की कोशिश किया, उन्होंने ड्रॉ करने की कि वो एटमिक मास और उसके फ्रीक्वेंसी के बेस पे डिनोट करे, तो वो नहीं कर पा रहे थे। फ्रॉम देयर इट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटमिक नंबर डेवलप्ड की, अब मतलब हमें सब एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी।
तो मेंडलीव का पीरियोडिक जो लॉ था वो अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई होते गया और आज के टाइम पे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसको हम स्टेट कैसे करते हैं कि जो भी हमारे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो क्या होती है, आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब जो भी आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट्स की, वो क्या है, उसके एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग है, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास और वेट। फिर हमारे पीरियोडिक लॉ ने क्या किया, रिवील किए जो भी इंपॉर्टेंट एनालॉजीज थे हमारे किसके, 94 नेचुरली अकरिंग जो ये एलिमेंट्स है, जैसे कि नेप्टूनियम और प्लूटोनियम, लाइक एक्टीनियम, प्रोटो एक्टीनियम, ये भी हमारे कहाँ पे पाए गए, पिच ब्लेंड। एक और थी किसकी, यूरेनियम, उससे निकली थी। फिर साथ ही साथ इन्होंने स्टिमुलेट किया जो भी रिन्यूड इंटरेस्ट थी इनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कैरी किया जो भी इनके प्रेजेंट क्रिएशन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड आपके शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स के बारे में, मतलब इनका इंटरेस्ट ही यही था। सो ही इज गेटिंग डिस्कवर्ड। अब आप रिकॉल करो, जो भी एटॉमिक नंबर याद अगर होगा तो वो इक्वल टू किसके होता है, न्यूक्लियर चार्ज, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना आपके प्रेजेंट होते हैं, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में जितना भी प्रेजेंट होता है वही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होती है। तो इससे आसान हो जाएगा कि हम विजुअलाइज कर पाए किसी भी क्वांटम नंबर्स को देख सके और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को एक पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्म में। इनफैक्ट आपकी क्या है, तो ये रिकॉग्नाइज्ड है कि जो पीरियोडिक लॉ है एसेंशियली क्या है, तो आपकी एक कॉन्सिक्वेंस एक पीरियोडिक वेरिएशन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। बेटा कैसे, तो एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बेस पे। तो यहाँ से हमारे पास जो, जैसे ही हमने एटॉमिक वेट को देखा, तो यहाँ से हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्टिंग्विश करना शुरू किया। एंड देन कुछ और भी आपके न्यूमरस फॉर्म्स थे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हमारे देखने को मिले टाइम टू टाइम की क्या हुई, और ज़्यादा रिवाइज्ड होते गए। कुछ हमारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और कुछ हमारे और किस चीज़ पे थी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो जो अभी जो हमारा जो मॉडर्न वर्जन है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट और वाइडली यूज्ड ये हमारी टेबल है। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विच मेंडलीव कॉल सीरीज, जिसे सीरीज बोला गया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको पीरियड्स बोला गया, एंड वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है, ग्रुप्स बोला गया है। और एलिमेंट्स में इसमें सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होते हैं, यही चीज़ बच्चे भूल जाते हैं। अब बताओ, एक बात बताओ, अगर सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तभी तो हम इसमें प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं ना, तो आपके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, और ये अरेंज रहते हैं किसके फॉर्म में, तो इन वर्टिकल कॉलम्स, जिसको क्या रेफर किया गया है, एज ग्रुप्स और फैमिलीज। और अकॉर्डिंग टू हमारे, अगर मैं बात करूँ रिकमेंडेशन, जो कि हमारे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब IUPAC जो आप नेम देते हो, तो इसमें ग्रुप्स जो है नंबर किए गए हैं 1 to 8, रिप्लेसिंग जो हमारे ओल्डर नोटेशंस थे, फर्स्ट ए, सेवन्थ ए, 8 I, फर्स्ट B, सेवन्थ B और 0, तो ये सबको हटा करके डायरेक्ट क्या किया गया, 1 2 3 पूरा 18 तक नंबरिंग कर दी गई है। और अगर साथ में और देखा जाए तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ग्रुप्स का नंबरिंग है, एंड आपके टुगेदर आपके 7 पीरियड्स है। और जो पीरियड नंबर है वो क्या है, हमारी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एलिमेंट्स इसमें पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट पीरियड होती है उसमें हमारे 2 एलिमेंट्स होते हैं, सब्सिक्वेंटली हमारे पीरियड्स जो होते हैं ये बढ़ते जाते हैं, 8 8 18 18 18 और फिर 32 एलिमेंट्स, इस तरीके से। और जो 7th पीरियड होती है उसको इनकम्प्लीट माना गया है, जैसे कि हमारी 6th पीरियड में हमारे कुछ थ्योरेटिकल मैक्सिमम क्वांटम नंबर्स के बेस पे 32 एलिमेंट्स दिए गए। तो इससे देखा जाएगा तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अगर देखें तो हमारे 14 एलिमेंट्स जो होते हैं वो बोथ 6th एंड 7th पीरियड्स में है, जैसे कि आपके लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स इसे बोला जाता है। आई थिंक दिस इज़ योर S और P तो उधर हो जाता है, D और F ब्लॉक है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इसमें 14 एलिमेंट्स हैं। तो इसको सेपरेट एक पैनल्स पे एक बॉटम के ये में डाला गया। टेबल कहीं होता तो टेबल, हाँ है तो ये रहा ना, हाँ F सीरीज़ है ना ये, या D है, F है, F है, हाँ मैंने बोला ना F, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, देखो ये रहे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, F सीरीज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। इस पीरियोडिक टेबल को कल मैं अच्छे से फिर से समझाती हूँ। अभी यहाँ तक थ्योरी अगर समझ में आ गई है तो पीरियोडिक टेबल भी समझ में आ जाएगी, फिर इसके बाद हम नोमेनक्लेचर भी समझ लेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। आई एम ट्राइंग माई, हाँ मतलब NCERT बेटा मैं इतना ही समझाना चाहूँगी
क्योंकि इसके बाद जो आप में इसमें रिलेशंस आएंगे ना, तो डैट उसमें मैं एक मतलब इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके दे दूँगी कि एटॉमिक नंबर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जो ट्रिक्स होते हैं, तो आपको उसमें ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। बाद बाकी इसके लिए भी ट्रिक्स हैं, तो वो तो आप लोग खुद बहुत समझदार हो। ओके, सो ओके बाय और टेक केयर। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। दैट्स योर डे। मतलब अब कब टाइम मिलेगा, बिल्कुल अब जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।